वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपके लिए लाया हूं क्या एक नया खास स्टेप अप एकेडमी जो है एक नए सिस्टम पे काम कर रही है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर क्विक रिवीजन। इसमें क्या होगा, कुछ मिनटों में ही हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, आप तक के पहुंचाने का काम करेंगे। और ये जो चैप्टर आप तक के पहुंचेगा ये पूरा का पूरा आपके एग्जामिनेशन में काम आने वाला है, जो कि है 17 मार्च 2023 को। चलिए तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हम लोग को ये पता है कि 1990 से 1950 की अगर हम लोग गाड़ी की बात करें, क्योंकि अब हम लोगों को जो गाड़ी चलानी है वो चलानी है 1991 से, तो हम लोग गाड़ी पीछे जब लेके जाते हैं तो 1990 से 1950 में एक सिस्टम का ड्रॉबैक आ गया था हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया लाइसेंस राज। क्या बोलते हैं? लाइसेंस राज, जिसमें सारा का सारा काम किसके पास पहुंच गया था? पब्लिक सेक्टर के पास पहुंच गया था। ये जो पब्लिक सेक्टर के पास पूरा काम पहुंच गया था, अब यहां पे जो आउटपुट आना चाहिए उतना नहीं आ पाया, जीडीपी में जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई। तो इन सब को हटा के हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग को मदद चाहिए। तो मदद करने के लिए हमारे पास दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड लेवल पे, जिसका नाम है IMF और दूसरा है IBRD। क्यों मदद करेंगे भैया ये लोग? तो इसलिए मदद करेंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये जो $7 बिलियन का लोन हम लोगों पे हो गया है वो हम लोग जल्दी से जल्दी चुका दे। और इन लोगों ने हम लोगों को क्या दी? एडवाइस दी। क्या बोला कि आप लोग अगर ये पॉलिसी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अगर आउट करते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए तो इसी मैसेज के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एक एक चीज को हम लोग समझते हुए चलेंगे। इंडिया फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है वो कौन सा चलता है भैया? मिक्स सिस्टम चलता है। इसके अलावा दो सिस्टम कौन से होता है? एक तो कैपिटलिस्ट होता है, दूसरा सोशलिस्ट होता है। कैपिटलिस्ट स्टार्ट करने वाले कौन है? एडम स्मिथ। कौन है भैया? एडम स्मिथ। और सोशलिस्ट सिस्टम चालू करने वाले कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन है भाई? कार्ल मार्क्स। ये दो नाम याद रखिएगा। और इंडिया में जो सिस्टम अपनाया गया है वो कौन सा है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सिंस इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड फॉर 4 डिकेड्स। लगभग हमारे यहाँ 4 डिकेड तक के पब्लिक सेक्टर ने डोमिनेट करा। वो कौन से 40 साल थे? तो 1950 से लेकर 1990 के ये 40 साल थे। लेड टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड लॉज, कंट्रोल एंड रेगुलेट अवर इकोनॉमी एंड प्राइवेट सेक्टर वाज इग्नोर्ड। तो 100% जो काम था वो किसके हाथ में चला गया? पब्लिक सेक्टर के हाथ में। और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में काम बिल्कुल नहीं था। Some scholars says that the increasing role of the public sector has helped Indian economy too। अब ये पब्लिक सेक्टर ने हमें क्या हेल्प करी हम लोग ये देखें। अचीव ग्रोथ इन सेविंग, ये चीज तो हो गई कि हमारे पास सेविंग नेचर हमारा स्टार्ट हो गया। डेवलप अ डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स में हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया। अचीव फूड सिक्योरिटी थ्रू सस्टेन एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। और दूसरा हमारा कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी आ गया। फूड सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि हमें पता है 1965 में हमारा वॉर होता है पाकिस्तान के साथ, और उसी समय हमारे पास फूड का स्टोरेज बिल्कुल नहीं रहता और हमें मदद मांगनी पड़ती है यूएसए से। और यूएसए से जो हम लोग हेल्प मांगते हैं उसको बोलते हैं हम लोग PL 480। क्या बोलते हैं? PL 480। चलिए तो यहां तक की चीजें हमें समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, स्पीड यही रखेंगे हम लोग, समझते हुए चलेंगे जल्दी से। रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्या जरूरत थी इकोनॉमिक रिफॉर्म की? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1991 वाज वेरी माइजरेबल। मतलब बहुत ही कठिन स्थिति हो गई थी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि उधारी इतनी हो गई थी हम लोगों के ऊपर। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, क्या हुआ था? जितनी भी पब्लिक सेक्टर थी उनका परफॉर्मेंस जो था पहले से बहुत ही ज्यादा डाउन होने लग गया था। मतलब कि हर कंपनी की स्थिति डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे आ गई थी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कंपनी का एक पार्ट निकाल के बेच देना या पूरी की पूरी कंपनी ही बेच देना, कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कि हम लोग पेमेंट जितनी देनी थी दूसरी कंट्रीज को उतनी पेमेंट नहीं दे पा रहे थे समय पे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो जनरल जो भी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज थी उनके प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, धीरे धीरे करके हमारे पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो क्या हो गया था? यहाँ पे खत्म हो गया था। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, उधारी जो है हम पे कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही थी। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे कब? 1991 के पहले। बट हम लोगों ने बोला कि भैया मदद करने वाले इंस्टीट्यूशन हमारी मदद करेंगे, जिनका नाम है IBRD और IMF। चलिए, क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स्ड इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। तो हमारी मदद करने वाले दो इंस्टीट्यूशन कौन से हैं सर जी? तो एक है IMF और दूसरा कौन सा है? वर्ल्ड बैंक। In 1991, India approached IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, also known as World Bank। और क्या कहलाता है ये? वर्ल्ड बैंक। तो
इसके साथ किसने और मदद करी हमारी, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारी मदद करी एंड रिसीव $7 बिलियन एज लोन। हम लोगों को कितना लोन मिला भैया पैसा चुकाने के लिए, $7 बिलियन। ये एग्जाम में याद रखिएगा 7 बिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इंटरनेशनल एजेंसी एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी। अभी तक हमारे यहाँ क्लोज इकोनॉमी चल रही थी, क्या चल रही थी सर जी, क्लोज इकोनॉमी। अब हमारे यहाँ क्या बोला जाता है कि आप ओपन अप इकोनॉमी लाए। ओपन अप इकोनॉमी मतलब मार्केट ओपन फॉर ऑल द सेक्टर्स। ओके, पहला रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर पर रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी है उसको क्या करा जाए, यहां से 100% रिमूव किया जाए। दूसरा, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी एरिया, जो भी इंटरफियरेंस था गवर्नमेंट का अलग अलग सेक्टर्स में, वो सेक्टर्स को क्या करा जाए, बंद किया जाए और प्राइवेट सेक्टर को एंटरटेन किया जाए। रिमूविंग द ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, जो सामान लाना ले जाना जो था हमारा, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं भैया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी लगाई गई थी, तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी को क्या करा गया, फ्लेक्सिबल किया गया यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीजें कब हुई भाई, तो 1991 में जब हम लोगों ने इन दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की एडवाइस ली उसके बाद हुई। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोग बात करते हैं तो जुलाई 1991 में हमारे यहाँ एनईपी मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई। ठीक है, मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट बोला उन लोगों ने कि इकोनॉमी में हमारा कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट होना चाहिए, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ रिलेशन जो है हमारे बहुत ही अच्छे होने चाहिए। एंड रिमूव द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म्स, ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो बैरियर्स है वो खत्म करे जाए और दूसरी कंट्री की जो भी कंपनीज है उनको यहाँ पे लाया जाए ताकि ग्रोथ हो सके। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स ऑफ मेजर्स, जो 2 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। ये जो हम लोगों ने चेंजेस करे कितने पार्ट में करे, तो हम लोगों ने सर जी 2 पार्ट में करे। पहला होता है कौन सा भैया, स्टेबलाइजेशन, और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल। स्टेबलाइजेशन का मतलब समझते हैं हम लोग करेक्टिंग वीकनिंग ऑफ द बीओपी। पहला पॉइंट क्या हो गया, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारी डेफिसिट हो रही थी उसको सरप्लस पे ले आया जाए या तो 0 बीओपी पे ले आया जाए। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है यहाँ पे, सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय द प्राइस कंट्रोल। तो 3 बात बोली इन लोगों ने। पहला बोला कि बीओपी पे ध्यान दो, और बीओपी पे कैसा ध्यान दो भैया कि यहां पे क्या करना है, मेंटेन करके चलना है बैलेंस, मतलब डेफिसिट बीओपी नहीं होना चाहिए। दूसरा, सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए हमारे पास, दूसरी कंट्री को जो पेमेंट करना है तो उनकी कंट्री की भी करेंसी हमारे पास उतनी रहे कि हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डीवैल्यूएट नहीं होनी चाहिए, मतलब गिरनी नहीं चाहिए। तीसरा बोलता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। स्ट्रक्चरल मेजर्स की हम लोग बात करें तो बोलता है इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, दूसरी कंट्री के साथ क्या करा जाए, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस किया जाए बाय रिमूविंग द रिजिडनेस इन द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो भी रूल आपने बहुत ज्यादा रिजिड बना के रखे थे, मतलब स्ट्रिक्ट बना के रखे थे या फिक्स बना के रखे थे, उसको क्या करा जाए, यहां से रिमूव किया जाए। तो ये हमारे स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल मेजर्स से इकोनॉमिक रिफॉर्म के। आगे बात करते हैं हमारी जो मेन 3 पॉलिसी है उनका नाम क्या है सर जी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। चलिए याद रखिएगा भाई, एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन में होता क्या है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। ओके, इट रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ द एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। ये बोलता है कि प्राइवेट सेक्टर को एंट्री भी दो और उसकी यहां पे ग्रोथ भी करवाई जाए। डीरेगुलेशन एंड द रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड द ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। ये बोलता है डीरेगुलेट किया जाए यहां पे और रिडक्शन किया जाए गवर्नमेंट कंट्रोल का, मतलब या तो सरकार यहां पे बिल्कुल हाथ खत्म कर दे अपना, जितना भी इन्वॉल्व कर रही थी किसमें, प्राइवेट सेक्टर में, खत्म करे। दूसरा, रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या करा जाए, यहां पे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाए, जो कि क्रिएट करने वाली है यहां पे हैवी कॉम्पिटिटिवनेस। बिजनेस इज गिवन फ्री हैंड, इज अलाउड टू रन ऑन द कमर्शियल लाइन, और बिजनेस को बोला गया यहां पे वेलफेयर जो स्कीम चला रहे हैं उसको हटाया जाए और यहां पे कमर्शियल लाइंस पे सारे काम यहां पे करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। तो यहां पे लिबरलाइजेशन हमें समझ में आ गया। पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन पे हम लोग आते हैं तो बोलता है द इकोनॉमिक रिफॉर्म टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन इंक्लूड, क्या क्या चीजें यहां फ्लेक्सिबल करी गई, किस किस डिपार्टमेंट्स में यहां चेंज करेगा उसकी बात करेंगे हम लोग यहां पे। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंज, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर में चेंज, तीसरा टैक्स रिफॉर्म किया गया, चौथा फॉरेन एक्सचेंज किया गया रिफॉर्म, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का रिफॉर्म किया गया। तो इस तरीके से इतनी पॉलिसीज में चेंज किया गया। चलिए एक एक सेक्टर में हम लोग देखते हैं कौन कौन से रिफॉर्म होता है। पहला 1 जुलाई 1991, इसी दिन कौन सी, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, नहीं भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कौन सी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यहां पे आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, एनईपी का मतलब दोनों होता है, ठीक है, ये न्यू भी होता है
और नेशनल भी होता है। मतलब ये न्यू जो है इकोनॉमिक पॉलिसी से कनेक्ट करना आप लोग, और नेशनल को एजुकेशन पॉलिसी से कनेक्ट कर लेना। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना भाई यहाँ पे। चलिए, जुलाई 1991 में द वेरियस मेजर्स अंडर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म इंक्लूड, क्या क्या यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म है। पहला, रिडक्शन इन द लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब कि अब यहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई लोगों को। डिक्रीज इन द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर का रोल जो था वो प्राइवेट सेक्टर में धीरे धीरे करके कम होने लग गया, या इंटरफियरेंस जो था वो धीरे धीरे करके कम होने लग गया। डी रिजर्वेशन करा गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आपको याद रखना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कमेटी याद करी थी जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे करवे कमेटी। कौन सी कमेटी? करवे कमेटी। एमआरटीपी की हम लोग बात करें, क्यों? क्योंकि सिंगल सेलर इन द मार्केट इज नोन एज मोनोपोली मार्केट। तो इसी तरीके से सरकार ने अपने रेट तय करके रखे थे, उन रेट को ब्रेक किया गया यहाँ पे और चीजों को सस्ता किया गया ताकि तब सब तक के यहाँ पे क्या हो जाए, चीजें अवेलेबल हो पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसी के साथ बात करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की। क्या हुआ यहाँ पे रिफॉर्म में? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फाइनेंशियल सेक्टर में ये सारे एरियाज कवर किए जाते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया? आरबीआई को, भैया आरबीआई को जो तरीका है अपना चेंज करना पड़ेगा। क्या बोला गया? चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। तो ये क्या कर रहा था भैया? रेगुलेटर बन के बैठा था, उसको बोला रेगुलेटर नहीं बनो, आप क्या बन जाओ यहाँ पे? फैसिलिटेटर बन जाओ। ओके। ओरिजिन ऑफ द प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक ने हमारे यहाँ स्टार्टिंग कर दी और एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट किया 1991 में, और आज अगर हम लोग देखें 2023 में तो 70 to 80% जो है अच्छा काम कर रही है प्राइवेट सेक्टर बैंक। इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक रेज अराउंड टू 51%। एफडीआई करा गया भैया 51% अराउंड में। आगे बोलता है ईज ऑफ द एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या हो गया यहाँ पे? जो भी आपको कंपनी मिली हुई है उसको आप इजीली क्या कर सकते हो भैया? वास्ट बना सकते हो, मतलब जगह ज्यादा यहाँ पे ले सकते हो, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग ईज ऑफ एक्सपांशन प्रोसेस। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म की। टैक्स का मतलब होता है कंपलसरी फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज टैक्स, एंड टैक्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज बाय द सीबीडीटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज चार्ज बाय द सीबीईसी। चलिए हम लोग समझते हैं सरकार ने क्या चेंज करा। टैक्स रिफॉर्म रेफर्स टू द रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। सरकार पैसा ले रही है आपसे और पैसा कहां लगा रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, विच आर कलेक्टिवली नोन एज द फिस्कल पॉलिसी। सरकार की जो पॉलिसी होती है उसको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि हमें इनकम टैक्स देना होता है और कंपनियों को देना होता है कौन सा? कॉर्पोरेट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या बात याद रखनी है? ये हमेशा नॉन ट्रांसफरेबल होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये बहुत इजीली ट्रांसफर होता है, फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। मेजर टैक्स रिफॉर्म में क्या हुआ भैया? तो टैक्स का जो रेट था उसको यहाँ पे मिनिमम करा गया कि सारे लोग टैक्स यहाँ पे दे पाए। इससे फायदा क्या होगा? टैक्स इवेशन भी नहीं होगा। लोग जो बचने की कोशिश करते हैं टैक्स से, वो बचना यहाँ पे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्स रेट जब कम रहेगा तो लोग ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। रिफॉर्म इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, तो जीएसटी सेक्टरल वाइज कर दिया गया। जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है उसको बहुत ही कम कर दिया गया। उसमें टैक्स रेट जैसे 0%, 5%, 2%, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शो करती है, गिफ्ट गुड्स होते हैं, उस पर 28% जीएसटी सरकार ने यहाँ पे लगाया। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस, टैक्स भरने का जो सिस्टम था वो बहुत ही आसान कर दिया गया। ये सारे के सारे रिफॉर्म थे टैक्स के। अगर हम लोग करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म की, तो हमारी कंट्री जब दूसरी कंट्री से क्या करती है? एक्सचेंज करती है, तो उनकी जो पेमेंट होती है उनकी डोमेस्टिक करेंसी में होगी, और हमने जो सामान बेचा उसकी जो पेमेंट होगी हमारी करेंसी में होगी। तो ये जो एक्सचेंज कहलाता है दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। इसके लिए हम लोगों के यहाँ एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है बेटा फॉरेक्स डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट होता है? फॉरेक्स डिपार्टमेंट। चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहां हुआ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, तो सरकार ने अपनी करेंसी की वैल्यू लगभग 20% गिरा दी। अगर मैं 1 रुपए में बात करूं तो लगभग 20% गिराने के बाद हमारे करेंसी की वैल्यू कितनी बच गई बेटा? 80 पैसा बच गई। कितना बच गई? 80 पैसा। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, और यहां पे बोला गया कि सरकार तय नहीं करेगी अब एक्सचेंज रेट, अब सरकार के जगह पे कौन तय करेगा? तो मार्केट करेगा, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स डिमांड एंड सप्लाई। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ।
ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म की हम लोग बात करें कि लोगों ने जो एक्सचेंज किया और जो पैसा लगाना था उसमें क्या क्या चेंजेस करे। द रिफॉर्म इन द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वर इनिशिएटेड। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, धीरे धीरे करके इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल लेवल पे बोला गया कंपटीशन करने के लिए, मतलब ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस यूज करने को कहा गया। टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी और दूसरे कंट्री से पैसा लगाने को भी बोला गया इंडिया में। टू प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ द लोकल इंडस्ट्री, और हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसको और ज्यादा प्रमोट करने की बात की गई। चलिए हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या चेंजेस हुए हैं। रिमूवल ऑफ द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो क्वांटिटी का रेस्ट्रिक्शन था कि कितना सामान आप ला सकते हो, कितना सामान आप यहां से भेज सकते हो, ये सब हटाया गया यहां पे। रिमूवल ऑफ द एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी मतलब कंट्री के बाहर जो सामान जाएगा उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी, उसको यहां से खत्म किया गया। रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी, जो बाहर से सामान हमारे लिए रॉ मटेरियल के फॉर्म में आता था उसको भी रिमूव किया गया। रिलैक्सेशन इन द इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, और जो लाइसेंसिंग सिस्टम था कि इंपोर्ट कराओगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो लाइसेंस भी यहां पे रिमूव किया गया है। तो ये सारा किस में आता है भैया, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में आता है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड टर्म की, जिसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, मतलब कंट्री में किसी बंदे को वापस लाओ यहाँ पे और बोलो कि भैया आओ यहाँ पे हमारे यहाँ कंपनी बनाओ। मगर 1991 के पहले ये पॉसिबल नहीं था, तो वो अगर आके यहाँ पे कंपनी बनाएगा, बैंक खोलेगा या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट करेगा तो वहां पे वो क्या करेगा, एक ओनर की तरह काम करेगा। तो कोई फर्म या कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर ओनर की तरह काम करता है उस फर्म के लिए तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेटाइजेशन करना। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन द प्राइवेट सेक्टर। जो भी पब्लिक सेक्टर का था अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाएगा तो वो और तेजी से ग्रोथ करेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा कंपटीशन पे विश्वास करते हैं। चलिए, प्राइवेटाइजेशन के दो तरीके, ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। पहला क्या तरीका होगा, या तो ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है यहाँ पे क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ द पीएसयू टू द पब्लिक। दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप कंपनी का एक पार्ट निकाल के दूसरी कंपनी को बेच देते हो या किसी पर्सन को बेच देते हो, उसको कहते हैं हम लोग यहां पे डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। चलिए हम थर्ड टर्म की बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, दोस्ती कर लेना बाकी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। मतलब जो बैरियर है उसको यहां पे क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ओके, इट मींस इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ अगर कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन थ्रू रिमूवल ऑफ द बैरियर्स ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड द कैपिटल मूवमेंट। अब ये कैसे होगा, तो इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट की हेल्प से होगा यहां पे। चलिए आगे बात करेंगे, चेंजेस मेड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन आने के बाद इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंज होता है, चलिए समझते हैं। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई अप टू 50%। पहले ये लिमिट बहुत कम थी बट ये बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 51% एफडीआई कर दिया गया है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट ऑटोमेटिक परमिशन इज प्रोवाइडेड इन द हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री अप टू अ सम ऑफ ₹1 करोड़। मतलब 1 करोड़ तक के अब आपको क्या नहीं करना है, यहां पे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फॉर इंटरनेशनल एडजस्टमेंट ऑफ इंडियन करेंसी, रुपीज वॉज डिवैल्यूड इन जुलाई 1991 एट द रेट ऑफ 20%। मतलब 1 रुपए में से 20% जो है यहां पे कम कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां पे इसी के साथ। तो हम लोग अब यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। ये समझ में आ चुका है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज होती है उन सब के साथ दोस्तों की तरह रहना, और ट्रेड में क्या करना भैया, एक्सचेंज करना। मतलब चीजों का एक्सचेंज बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। फायदे क्या थे इसके, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर द लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द इंटरनेशनल एरेना। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करेगी और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगी, जिसको कि हैम्पर्ड करा था किसने, ब्रिटिशर्स ने। अगर हम लोग नेगेटिव ट्रेड्स की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन कंप्राइजेस द वेलफेयर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द पुअर कंट्रीज। मगर यहां पे कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन में पुअर कंट्रीज को नहीं देखा गया, सिर्फ और सिर्फ रिच कंट्रीज को देखा गया। और इंडिया जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे काम करती है और एग्रीकल्चर को 100% अवॉइड किया गया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग आउटसोर्सिंग की। अगर मान लेते हैं कोई कंपनी अपना काम पहले खुद करती थी बट वर्कलोड होने के कारण अगर ये इसको दूसरी कंपनियों को दे देती है काम करने के लिए, तो दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग। हमारे आउटसोर्सिंग दो तरीके से होती है, पहली होती है बीपीओ और दूसरी होती है केपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग।
क्या होता है ये? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू द थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी को ये दे देना विच वर अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनी खुद करती थी बट अब ये काम किसी और को दे देंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग या आउटसोर्सिंग का एक पार्ट। चलिए, तो ट्रेड करने के लिए हम लोगों ने जो एजेंसी बनाई उसको आज कहा जाता है WTO। पहले क्या कहा जाता था भैया इसको? GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। चलिए समझते हैं। GATT एस्टैब्लिश्ड इन 1948 विद द 23 कंट्रीज। तो मेंबर कंट्रीज कितनी थी भैया? 23। GATT was set up to administer all multilateral trade agreement, जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट थे उन सब के लिए एक कॉमन एजेंसी थी जिसका नाम था GATT। टू ऑल कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। WTO फाउंडेड इन 1995। इसको रिमूव करके GATT को बना क्या? WTO। इसका कहां पे है भैया हेडक्वार्टर? तो जिनीवा में। ऑर्गेनाइजेशन टू द GATT। अब ध्यान समझिएगा, WTO एग्रीमेंट कवर्स ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, मतलब GATT सिर्फ गुड्स की बात करता था मगर WTO गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात करता है। टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। 164 मेंबर कंट्रीज है किसमें आज? WTO में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। फंक्शंस ऑफ WTO, नंबर 1 टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपको ट्रेड करने में यह हेल्प करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी। रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम, पूरा का पूरा ट्रेडिंग जो होगा एक रूल के बेस पे होगा। ओके, एनलार्ज प्रोडक्शन इन द ट्रेड ऑफ सर्विसेज, और आप अपना जो ट्रेड है वो बढ़ा सकते हो और सर्विस सेक्टर भी इसमें बहुत तेजी से रोल प्ले करेगा। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यहां रिसोर्सेज का 100% आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को भी यहां पे प्रोटेक्ट किया गया है, मतलब आपके ट्रेड से एनवायरनमेंट का कोई भी लॉस यहां पे नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग LPG पॉलिसी के अप्रेजल की बात करें कि फायदे क्या हुए हमारी कंट्री को, तो इंक्रीज इन द रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे यहाँ धीरे धीरे करके इकोनॉमिक ग्रोथ होती जा रही है और हम लोग अब धीरे धीरे करके 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं। इनफ्लो ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे यहाँ FDI, FII और अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ पैसा लगाया जा रहा था। ओके, राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, धीरे धीरे करके हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो करेंसी चेस्ट होता है RBI के पास, वो भी धीरे धीरे फॉरेन करेंसी से बढ़ता चला जा रहा है। राइज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के कारण हमारे पास दूसरी कंट्री की करेंसी आएगी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भर जाएगा। कंट्रोल ऑन द इन्फ्लेशन, अब जब ट्रेड करेंगे तो इससे कंट्रोल क्या होगा भैया? इन्फ्लेशन पे। किस पे कंट्रोल होगा? इन्फ्लेशन पे। क्रिटिसिज्म ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म, जब हम लोग कोई अच्छा काम करते हो तो हमेशा उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं, उसकी बात करेंगे। द GDP ग्रोथ रेट इंक्रीज टू द जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री, तो जितनी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी उतनी अपॉर्चुनिटी यहां पे बहुत ज्यादा नहीं मिली। नेग्लेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया गया और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हुई। और कौन सी कंट्रीज का बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला इसमें? तो डेवलप्ड कंट्रीज को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला, डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत एडवांटेज नहीं मिलता है। इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कुछ कंपनियां तो बंद ही कर दी गई यहां पे, तो इसीलिए कहा जाता है यहां पे इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट बोलता है इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, और जो टैक्स पॉलिसीज थी वो भी प्रॉपर्ली यहां पे वर्क नहीं कर पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। तो ये हमारा सुपर क्विक रिवीजन जो है वो बहुत तेजी से समाप्त हुआ, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।